हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। शैतान का खौफ पार्ट 2 में आपका स्वागत है। गुरु शिवानंद की चिंता का क्या कारण था? महेश की यात्रा का परिणाम क्या होगा? श्रेया और उसके दोस्तों को आना कहानी में कहीं नया मोड़ तो नहीं लाएगा? जानने के लिए आगे सुनते रहिए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। अर्जुन गाड़ी को पार करके घर के अंदर जाने लगा, तभी उसका फ़ोन दोबारा बज उठा। उसने फ़ोन रिसीव करके अलसाए स्वर में कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग वकील साहब। कहिए, सुबह सुबह कैसे याद किया? सामने से वकील ने कुछ कहा, नहीं वकील साहब, मेरा आना तो पॉसिबल नहीं होगा। मैं योगेश को भेज दूंगा, आप उसके साथ सारी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करके डील फाइनल कर देना, अर्जुन ने जवाब दिया। सामने से वकील ने कुछ कहा, नहीं वकील साहब, मुझे योगेश पर पूरा भरोसा है, वो मेरे भाई की तरह है। और दूसरी बात, कल मेरी छोटी बहन शहर से आ रही है और मैं बिजनेस में नुकसान झेल सकता हूँ, पर उसकी नाराज़गी नहीं। इतना कहकर अर्जुन ने कॉल कट कर दिया, फ़ोन सोफे पर पटक दिया और बाथरूम में जाकर कपड़े समेत शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। उसके दिमाग में कुछ घंटों पहले गुजरी घटनाएं घूम रही थी। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद वो शॉवर बंद कर बाथरूम से बाहर निकला तो उसने सामने उसके घर के काम करने वाला हरिदास सामने खड़ा था। अरे अरे अर्जुन, इतनी ठंडी में इन गीले कपड़े में खड़े हो, सर्दी हो जाएगी। क्या करते हो? पता नहीं, रात में बिना बताए गाड़ी लेकर निकल गए। वो अलमारी से कपड़े निकालते हुए बोले जा रहे थे। सच है, जिस घर में औरत न हो वो घर नहीं होता। अच्छा तो बात बताओ, आपके रिश्ते की कहीं वैसे भी थोड़े से बाल ही पके हैं, बाकी अब भी आप खूबसूरत ही दिखते हो, अर्जुन ने सर पोंछते हुए कहा। हे भगवान, अरे मैं इस घर में तेरी बिंदनी लाने की बात कर रहा हूँ, भोले बंसी, हरिदास ने डबडबाते हुए कहा। पर अर्जुन ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया तो उन्होंने कहना जारी रखा, चलो नीचे आ जाओ, नाश्ता कर लो। नहीं बाबा, बहुत नींद आ रही है। थोड़ी देर नींद, फिर कुछ और कहकर अर्जुन बिस्तर पर लंबा हो गया और नींद की दुनिया में पहुंच गया। और उसे ऐसे बच्चों की तरह सोता देख हरिदास उसे रजाई उठाकर बाहर आ गया। श्रेया, जल्दी कर, देख अब से तेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। उफ, ये छोड़ी, श्रेया की मॉम ने झलझलाते हुए कहा। आ गई। श्रेया हाथ में बैग लिए लगभग दौड़ी सी आ रही थी। हल्का सांवला रंग, घुंघरैले बाल और मछली जैसी आंखें जो हल्की भूरी रंग की थी। मध्यम कद की श्रेया ने ब्लैक जींस पर पर्पल कुर्ती और ब्लैक जैकेट पहनी हुई इतनी प्यारी लग रही थी कि उसकी मॉम एक पल के लिए गुस्सा को भूलकर हिंदुस्तानी टिपिकल माँ की तरह बोल पड़ी, हाय मेरी बच्ची को नजर न लगे। और ये देख श्रेया के पिताजी चाय पीते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तभी गार्ड के हॉर्न की आवाज़ ने उन्हें अपने ख्यालों से बाहर लाया। श्रेया के मॉम ने नॉर्मल होते हुए कहा, अच्छा सुनो, वहाँ पहुँचकर कॉल कर देना। भैया को तंग मत करना, ज़्यादा मस्ती मत करना, और ठंड है तो अपना अच्छे से ध्यान रखना। हुक्म की तालीम होगी यहाँ पना। श्रेया ने अपनी मॉम की बात पूरी होने से पहले ही एक हाथ सीने के आगे करके सिर अदब से झुकाते हुए कहा। श्रेया की इस हरकत पर दोनों मुस्कुरा दिए। तभी फिर से हॉर्न की आवाज़ आई। श्रेया अपने माता पिता के गले मिलकर बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। गाड़ी में श्रेया के दोस्त रूडी, आंशिका, पीयूष और रूडी का भाई रियान भी बैठा था। ओए गोटू, तू भी आ रहा है? श्रेया ने गाड़ी में बैठते हुए रियान को देखकर पूछा तो उसमें बड़ी सी स्माइल के साथ गर्दन हिला दी। रूडी सफ़ेद शर्ट पर ब्राउन जैकेट और ब्लू जीन्स पहने ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसने एक नज़र बगल में बैठे श्रेया पर डाली और सीटी बजाते हुए कहा, क्या बात है मैडम, आज जान लेने का इरादा है क्या? उसकी बात सुनकर श्रेया शर्मा कर हल्का मुस्कुरा दी। ओह लव वर्ड्स, ये प्यार की पिंग फिर कभी और
बजा लेना, हम भी बैठे हैं यार गाड़ी में, पीयूष ने उन्हें छेड़ते हुए कहा। हाँ तो तू अपनी आंखें बंद कर लेना, सुधरेंगे नहीं, आशिका ने हंसकर कहा। अरे सुधर गए तो आशिक कौन कहेगा, रूडी ने कॉलर ऊपर करते हुए कहा। अच्छा जी, श्रेया ने रूडी की तरफ देखकर कहा। आशिक साहब को बड़ी मस्ती चढ़ी है। रूडी ने हल्का सा मुस्कुराकर गाना शुरू कर दिया। अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आया। श्रेया ने ब्लश करते हुए अपना चेहरा हथेलियों के बीच में छुपा लिया। आशिका और पीयूष और रेयान भी साथ में गाने लगे। जमाना देख सारा सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ न किसी का, सफ़र में ये बंजारा न जाने किस पे आया। गाते गाते अचानक पीयूष चुप हो गया। उसे ऐसा देखकर रेयान ने उसे छेड़ते हुए कहा, भैया इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं, सोनम दीदी आ रही है कल। अच्छा बेटा, अंडे से निकला नहीं और इतनी बड़ी बातें, मेढक कहीं के, कहकर पीयूष ने उसकी नाक खींच दी। भैया मैं मेढक ना, ठीक जाओ, मैं आपको अब कभी जोक नहीं सुनाऊंगा, कहते हुए रेयान मुंह फुलाकर बैठ गया। अरे नहीं गोटू, तेरे जोक के बिना तो हमारा खाना ही हजम नहीं होगा भाई, कहकर पीयूष गोटू के पेट में गुदगुदाने लगता है और सब हंस पड़े। फिर शुरू हुआ गोटू के चुटकुले की महफिल। इसी तरह गाते बजाते हंसी मजाक में उन्होंने आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर लिया। शाम होने की आई थी। रूडी ने एक चाय की दुकान पर गाड़ी रोक दी और गाड़ी से उतरकर अंगड़ाई लेते हुए कहा, भाई अपन तो थक गए, अब चाय पीकर ही आगे बढ़ेंगे। सभी गाड़ी से बाहर आ गए। रूडी ने एक पानी की बोतल ली और 5 चाय बोलने के लिए कहा। अलग जाकर मुंह धोने लगा। फिर पांचों बैठकर चाय पीने लगे। तब रूडी ने कहा, पीयूष अब तू ड्राइविंग सीट संभाल भाई, मेरी तो बैटरी डाउन हो गई। पीयूष ने कहा, ठीक है, पर मैं सिर्फ थोड़ी देर ही ड्राइव कर पाऊंगा, रात में मुझे गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती है। रूडी ने कहा, ठीक है। फिर उसने श्रेया से पूछा, श्री अब और कितनी दूर है ये शिवपुरा? मुझे क्या पता यार, मैं अभी तो पहली बार जा रही हूँ। बताया तो, श्रेया ने कहा। लगभग 2 घंटे का रास्ता है, आशिका ने गूगल मैप देखकर कहा। सो लेट्स गो, कहकर पीयूष ने स्टीयरिंग संभाला और सभी चल पड़े अनजान मंजिल शिवपुर की तरफ। अर्जुन की आंखें खुली तब शाम हो चुकी थी। वो उठकर कमरे से बाहर निकला तो सामने हरिदास चाय लिए खड़ा था। शाम हो गई, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? अर्जुन ने अलसाए स्वर में आंख मलते हुए पूछा। अरे तुमने ही तो मना किया था जगाने के लिए, हरिदास ने जवाब दिया। अर्जुन बिना कुछ कहे मुंह धोने लग गया। फिर वापस आकर चाय का कप लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। हरी बाबा, कल श्रेया और उसके कुछ दोस्त गांव आ रहे हैं, आप कमरे तैयार करवा दीजिएगा। अर्जुन ने चाय पीते हुए कुछ गंभीरता से कहा। ठीक है, हरिदास ने संक्षिप्ता सा उत्तर दिया। अर्जुन ने चाय का पी ली और कप मेज पर रखते हुए कहा, बाबा मैं गुरुजी से मिलने जा रहा हूँ, उसके बाद योगेश से मिलने मुखिया जी के घर जाना है, आने में देर हो सकती है। ठीक है, हरिदास ने जवाब दिया। अर्जुन गाड़ी लेकर निकल गया और हरिदास पीछे खड़ा सोच में गुम था। अर्जुन ने गाड़ी मंदिर के बाहर खड़ी कर शिवानंद के घर पहुंचा तो शिवानंद गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे, पर अपने रात वाले स्वरूप से अलग। उन्होंने धोती कुर्ते के स्थान पर पैंट शर्ट और स्वेटर पहने हुए थे। अर्जुन ने शिवानंद के पैर छूने के बाद पूछा, गुरुजी आज आप ट्यूशन ले रहे हैं? महेश कहाँ है? महेश बनारस गया है, वहाँ के कॉलेज से उसे सेमिनार के लिए इनविटेशन आया था। शिवानंद ने असली बात न बताते हुए बोला। फिर अर्जुन ने कुछ कहना चाहता था लेकिन बच्चों को देख चुप हो जाता।
शिवानंद ने उसके दुविधा को देखते हुए बच्चों को घर जाने के लिए बोलकर फिर अर्जुन को अंदर ले आए। अर्जुन को असमंजस में देखकर शिवानंद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या कहना चाहते हो? खुलकर कहो। आपका विचार बिल्कुल सही था गुरुजी। वहाँ लगे शक्ति के बंधन खंडित हो रहे हैं। वो ज़्यादा समय तक उसे नहीं रोक सकते। हमें कुछ करना होगा, अर्जुन ने कहा। निश्चिंत रहो, महादेव को वो दिन प्रतिमा जब तक वहाँ है वहाँ से बाहर नहीं आ सकता। हाँ, उसकी कुछ विनाशकारी तंत्र शक्तियों से प्रभाव से कुछ कुटिलता हो सकती है और उसी के निवारण के लिए मैंने तुम्हें वो अभिमंत्रित भस्म दी थी। शिवानंद ने अर्जुन को कहा, उसके शंकाओं का समाधान किया। वो गुरुजी के बात और अर्जुन कुछ दुविधा में था तो अपनी बात कहे या न कहे। अर्जुन को ऐसे देखकर शिवानंद ने मुस्कुराकर पूछा, संकोच मत करो, कहो गुरुजी। वो श्रेया अपने दोस्तों के साथ शिवपुरा आ रही है। अर्जुन एक सांस में बात कह गया। अरे ये तो खुशी की बात है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? शिवानंद ने मुस्कुराते हुए पूछा। अर्जुन ने कहा, परेशानी की बात है गुरुजी। श्रेया, अर्जुन ने कुछ रुक कर कहा, मेरी श्रेया का जन्म रोहिणी नक्षत्र में संधि काल में हुआ था और यही जन्म नक्षत्र अवंतिका का भी था। शिवानंद ने अर्जुन की बात पूरी की। शिवानंद और अर्जुन दोनों के ही चेहरे पर चिंता के भाव थे। यही मेरी परेशानी का कारण है गुरुजी। जो अवंतिका माँ के साथ हुआ, कहीं मेरी श्रेया, अर्जुन ने डरते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा, हनुमान जी पर विश्वास रखो, शिवानंद ने अर्जुन को शांत करवाते हुए कहा। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर अभी भी चिंता के भाव थे। अब महेश ही वापसी का इंतजार है, एक बार वो वापस आ जाए। शिवानंद ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। महेश, पर वो तो काशी गया है, तांत्रिक विश्वनाथ के पास, शिवानंद ने परेशान भाव से कहा। पर गुरुदेव, उन्हें यहाँ बुलाना पड़ रहा है, इसका मतलब? अर्जुन परेशान हो उठा। देखो अर्जुन, जब तक महेश विशंबरनाथ को लेकर या उनका संदेश लेकर वापस नहीं आया था, गांव में किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना सारे गांव में डर का माहौल फैल जाएगा। शिवानंद ने कहा। गुरुजी, मेरा मन नहीं मान रहा है, कुछ बेचैनी हो रही है, अर्जुन ने कहा। शिवानंद ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ये सारी सृष्टि उस परम की रची हुई है, वही हमें उस दुष्ट का सामना करने की शक्ति देगा। फिर उन्होंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, देखो संध्या का समय है, आओ आरती करते हैं। अर्जुन और शिवानंद दोनों मंदिर की तरफ चल पड़े। श्रेया और उसके दोस्त शिवपुरा के नज़दीक पहुंच चुके थे। तभी पीयूष को अचानक से गाड़ी रोकनी पड़ी। सामने सड़क पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया था। डैम, पीयूष ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, यार यहाँ तो रोड ब्लॉक पड़ी है। अरे शांत भीमसेन, शांत, कोई दूसरा भी रास्ता होगा, रूरी ने पीयूष को शांत करवाते हुए कहा। पीयूष ने सर झटक कर कार से नीचे उतरा और सिगरेट सुलगा दी। बाकी के लोग भी गाड़ी से बाहर आ गए। यार ये फिर शुरू हो गया, श्रेया ने मुंह बनाते हुए कहा। यार सुबह से दूसरी ही है, छोड़ने की ट्राई कर रहा हूँ, पीयूष ने खींचते हुए कहा। ओके, यहाँ जितना पीना है पी लो, गांव में नहीं, भैया को स्मोकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, श्रेया ने कहा। ठीक है मेरी माँ, नहीं करूँगा स्मोक, पर पहले गांव पहुँचे तो भैया को फ़ोन करके पूछना कोई और रास्ता है क्या, पीयूष ने कहा। नोट पॉसिबल गाइज, यहाँ फ़ोन के नेटवर्क नहीं, असिंका ने कहा। सभी ने अपने फ़ोन देखे, किसी भी के फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। सभी परेशानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी रियान की नज़र दूसरे से आते हुए व्यक्ति पर पड़ी। वेशभूषा से कोई ग्रामीण लग रहा था, जो कि शायद खेत में काम करके वापस घर लौट रहा था।
रेयान दौड़ते हुए उसके पास गया। अंकल जी, हमें शिवपुरा जाना है। यहाँ रास्ते में ये पेड़ गिरा हुआ है, तो कोई दूसरा रास्ता है वहाँ जाने के लिए? रेयान ने पूछा। इतने में बाकी के लोग भी उनके पास आ गए। उस व्यक्ति ने नज़र भर उन सभी की तरफ देखा, फिर रास्ते पर गिरे हुए पेड़ की तरफ देखा। सारी स्थिति को समझने के बाद स्थानीय भाषा में उसने पूछा, शिवपुरा जाना है भैया? हाँ काका, सा वेट ही जानो है, कोई और रास्ता है के? श्रेया ने आगे आकर पूछा। सब उसके मुंह से ये भाषा सुनकर सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। रास्ता तो है छोड़ी, अठू 3 कोस पहले संग्रामगढ़ी सीमा लगे है, वहाँ से एक काचो रास्ता सीधा शिवपुर जावे है। पन व्यक्ति ने कहते हुए मुंह अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन क्या काका? श्रेया ने पूछा। बेटा, ई वक्त वो रास्ता से कोई भी न जाए है, एकदम सुनसान होवे है, कहकर वो व्यक्ति चुप हो गया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? अंशिका ने घबराहट में पूछा। एक क्षण के लिए उस व्यक्ति के चेहरे पर भय की छाया उभरी, पर उन सबको देखकर वो खुद को सामान्य किया। वो जंगल का रास्ता है, न तो जंगली जानवर बहुत होवे है, उसका भय है, उसने कुछ हड़बड़ाते हुए कहा। वो सभी ने गहरी सांस ली और हंस पड़े। उस व्यक्ति को धन्यवाद बोलकर गाड़ी की तरफ चल दिए। अरे छोड़ा, सुनो, व्यक्ति ने पीछे से आवाज दी। जी काका, श्रेया ने पीछे मुड़कर कहा। महारी बात मानो, अंधेरा होने वाला है, इस टाइम वो रास्ता से ना जाओ। उठे थोड़ी ही दूर महारी ठानी है, रास्ते में मारे ठाने ही ठहरा जाओ, तड़के चले जाओ, व्यक्ति ने कहा। नहीं अंकल जी, हम निकल जाएंगे, आप तकलीफ ना ले, रूडी ने कहा, और उस व्यक्ति की बात को नज़रअंदाज करते हुए गाड़ी में बैठकर निकल गए। वो व्यक्ति उन्हें जाते हुए देख रहा था। फिर उसने आसमान को देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे राम जी, डाबरिया बच्चों की रक्षा करना, कहकर वो राम राम बोलते हुए अपने घर की तरफ चल दिया। गाड़ी में बैठे सब श्रेया को घूर रहे थे। व्हाट यार, मेरी मॉम राजस्थान से है, तो मुझे भी ये भाषा आती है, श्रेया ने कहा। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। वैसे यार, ये गांव के लोग कितने स्वीट होते हैं ना, मतलब वो अंकल हमें जानते तक नहीं थे और अपने घर आने का इनविटेशन दे रहे हैं, अंशिका ने कहा। 3 किलोमीटर पीछे आने पर सम्रानगढ़ 0 किलोमीटर का पत्थर लगा हुआ था। रूडी ने उसे लगते एक कच्चे रास्ते पर गाड़ी उतार दी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी जंगल के अंदर थी। अंधेरा हो चुका था और रात के टाइम वो रास्ता खतरनाक लग रहा था। रास्ता खराब था, इसलिए गाड़ी की स्पीड कम थी। थोड़ी आगे जाने पर जंगल कम हो गए, रास्ता चौड़ा हो गया, लेकिन झाड़ियाँ अभी भी थी। गाड़ी अपनी गति से चल रही थी। तभी श्रेया की नज़र रास्ते से कुछ दूर खड़ी उस वीरान हवेली पर पड़ी। उस हवेली को देखकर उसे कुछ अजीब सा लगा, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। गाड़ी आगे निकल गई। अचानक से उनकी गाड़ी झटके में बंद हो गई। अरे यार, अब क्या हो गया? रूडी ने लगभग चीखते हुए कहा। रुक, मैं देखता हूँ, कहकर पीयूष गाड़ी से बाहर निकलने लगा तो अंशिका ने उसे रोक दिया। याद नहीं क्या उस आदमी ने क्या कहा था? यहाँ जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है। हाँ पीयूष, आंसू ठीक कह रही है, श्रेया ने कहा। रुको 1 मिनट, मेरे पास ये है, रूडी ने गन निकालते हुए कहा। उसे देखकर रेयान ने के अलावा सब चौंक गए। ये तो तुम्हारे पास कहाँ से आई? श्रेया ने कहा। रिलैक्स श्री, मेरे पास इसका लाइसेंस है, तुम्हें तो पता है ना, मेरे डैड कमिश्नर है और उनके कई दुश्मन भी हैं, हर वक्त थर्ड रहता है। तो पहले वो बॉडीगार्ड साथ में था और 18 का होने के बाद ये पकड़ा दी। वाह रूडी, तेरे पास गन है?
तुमने कभी बताया नहीं, आसिंगा ने कहा। क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं, मजबूरी में रखनी पड़ती है, रूडी ने कहा। पीयूष और रूडी ने गाड़ी से उतरकर अपने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके बोनट खोलकर चेक करने लगे। तभी हल्की हल्की हवा चलने लगी और हवेली की तरफ से एक छोटा सा धूल का गुब्बारा उनकी तरफ बढ़ने लगा। तभी आसिंगा, रियान और श्रेया भी गाड़ी से बाहर आ गए। श्रेया का कदम जैसे ही उस जमीन पर पड़ा, सब शांत हो गया। अरे तुम लोग नीचे क्यों उतरे? चलो अंदर बैठो, हम देखते हैं ना, रूडी ने कहा। अबे देखते क्या है भाई, यहाँ तो सब ठीक है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, पीयूष ने हाथ झाड़ते हुए कहा। क्या बोल रहा है? कुछ हुई होगी गड़बड़ी। रूडी ने गाड़ी में बैठकर चाबी घुमाई तो एक ही बार में कार स्टार्ट हो गई। सभी कार के अंदर बैठ गए। गाड़ी शिवापुर की तरफ चल पड़ी। उनके वहां से जाते ही पीछे उस हवेली में भयावह आवाज गूंज उठी। आगे क्या मोड़ लेने वाली है, ये जानने के लिए जुड़े रहें और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।